हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारी सीडीपी की क्लास है। ठीक है, सीडीपी जो हमारी किसके लिए, सीटेट, जो आगामी हमारा जो कब होने वाला है, सीटेट। ठीक है, एक मिनट, क्या होगा, सीटेट होगा। ठीक है, सी टेट। ठीक, सीटेट जो हमारा जुलाई में होने वाला है, संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है कि जुलाई में, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस यूपी टेट, यूपी टेट वाले तो भाई लगे ही रहिए, यूपी टेट और यश टेट, ये इन सभी एग्जाम में के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर, जिस तरह से आज कल वाली वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किए थे, इसी तरह से इन सभी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, सपोर्ट कर दिया करिए। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन PYQ और संभावित क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बताइए आज का पहला क्वेश्चन क्या करा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक सजीव कक्षा, सजीव का मतलब क्या होता है, लिविंग। ठीक है, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। सबसे अधिक क्या है, कभी कभार हंसी का शोर हो, क्या हो, कभी कभार हंसी का शोर हो, पूर्ण रूप से शांति हो, शिक्षक छात्र वार्ता। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एक सजीव कक्षा, एक एक्टिव कक्षा वो कक्षा कहलाती है जब शिक्षक एक क्या है, अध्यापक है। ठीक है, कोई अध्यापक है, अध्यापक और स्टूडेंट, ये हमारे क्या हुए, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, स्टूडेंट का जब इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, एक दूसरे से क्या होंगी, वार्ता होगी। क्या होगी, वार्ता होगी, तब हमारी एक क्या होगी, जो हमारी कक्षा होगी वो क्या होगी, प्रभावी होगी, सजीव होगी। ठीक है, क्या होगी, सजीव होगी। ठीक, एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करके सारी चीज़ों को क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, एक सजीव कक्षा के लिए क्या है, शिक्षक छात्र की वार्ता होना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तेज आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में, जो डी पार्ट कर रहा है तेज आवाज़ में बात करना है तो बिल्कुल गलत है। तेज आवाज़ में बात ही नहीं करना, शांति के साथ हमें वार्ता करना है, ना कि तेज आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बात करना है। ठीक है, आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है। जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र क्या होता है बताइए। लिंग भेद होता है, शारीरिक संरचना होता है, मानसिक योग्यता होता है, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं लिंग और भेद के अंदर, जैसे कोई लड़का लड़की है, गर्ल्स एंड बॉयज, देखिए लिंग भेद भेदता है कि नहीं, कोई लड़की और लड़का है। ठीक है, शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना में भी क्या होता है, डिफरेंस, सबकी जो शारीरिक बनावट होती है वो अलग अलग होती है, ना कि एक जैसी होती है। ठीक, तो शारीरिक भिन्नता भी होती है। मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यताएं भी होती हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कम बुद्धि, कम मानसिक बुद्धि के होते हैं, कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, गार्डेड होते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये सभी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं सभी क्षेत्रों में होती है। उपरोक्त में से हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। स्कीनर का मत था, स्कीनर का मत था कि जो व्यक्तिगत भिन्नताओं में जो है संपूर्ण व्यक्तित्व के ऐसे पहलू सम्मिलित किए जा सकते हैं जिनका जो है मापन हो सके। ठीक है, इसमें सबका मापन हो सके। जैसे हमारा लिंग भेद हो गया, शारीरिक संरचना हो जाएगी, मानसिक योग्यता होगी, आदि ये सभी हमारे क्या प्रमुख हैं। ठीक है, एक कौन दिया था, व्यक्तिगत भिन्नता भी याद रखिएगा, किसके द्वारा, तो स्कीनर के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा, तो इसमें सभी मैं सही मारा हूँ तो सही तो सभी हैं, लेकिन इसका इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, जो सृजनात्मकता से संबंधित है। सृजनात्मकता का क्या मतलब होता है, सृजनात्मक मतलब जल्द सोचने वाला, मतलब नई चीज़ों का क्या सृजन करना। ठीक है, ये हमारी चीज़ें होती हैं सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता का मतलब होता है क्या, अपसारी चिंतन। इसके अंतर्गत कौन आता है, तो हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी, अब सारी चिंतन हमारा किसके अंतर्गत आता है, सृजनात्मक के अंतर्गत आता है। ठीक, क्या, अब सारी चिंतन। ठीक, तो इस तरह से हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जिसका क्या मतलब, मैंने आपसे क्या किया, कोई क्वेश्चन किया। ठीक है, मैंने क्वेश्चन किया कि दिल्ली के बारे में क्या करिए, दिल्ली के बारे में बताइए। तो दिल्ली के बारे में आप पूरा बताएंगे, दिल्ली का गठन कब हुआ था, दिल्ली के CM कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल कौन है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उपस्थित हैं। इसके मतलब फ्री हैं, आप स्वतंत्र हैं, कई तरह के उत्तर दे सकते हैं। लेकिन मैंने पूछा दिल्ली भारत की राजधानी कहाँ है, तो सिर्फ आपका उसका जवाब एक होगा। वो जवाब क्या होगा, तो सिर्फ न्यू दिल्ली होगा। ठीक है, क्या होगा, न्यू दिल्ली होगा। इस तरह के जो आंसर होंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अविसारी या क्लोज्ड, क्लोज्ड के अंतर्गत आते हैं, क्लोज्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। ठीक है, और ओपन क्वेश्चन किसके अंतर्गत आते हैं, अवसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं या सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। तो डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की क्या थे, सहमत थे। जो बच्चों के बारे में जो कथन था वो इनमें से कौन से कथन से क्या थे, वाइगोत्स्की साहब जो क्या थे, सहमत थे। आप इसके बारे में बताइए, तो इनमें से कौन सा कथन था जिससे क्या वाइगोत्स्की क्या थे, सहमत थे। बच्चे तब सीखते हैं
जब क्या होता उनके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार, जहाँ भी पुरस्कार की बात करेगा वो हमेशा क्या होता है, हमारा पुरस्कृत करना बच्चों के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, आगे बताइए, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग, जरूरी नहीं है कि हाँ पशुओं पे ही प्रयोग करें तभी बच्चे समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है कि बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, बच्चों को शैतान और दंड की बात कर रहा है, दंड देकर नियंत्रित, दंड जहाँ भी होगा वो भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैंने सीटेट में खूब पढ़ाया था नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड पर। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, बच्चे जो समवयस्कों और वयस्कों के साथ जो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल राइट बात है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 5th, क्वेश्चन नंबर 5th देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक शिक्षक है और विद्यार्थी के सामाजिक मूल्यों को क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है। एक टीचर क्या कर सकता है, विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किस तरह से, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, ठीक है, या फिर जो है महान व्यक्तियों के बारे में बता करके, या फिर जो उन्हें अच्छी कहानियों को सुना करके, लेकिन इन सभी के द्वारा वह कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे सटीक आंसर यही होता हमारा CDP। इसमें सबसे सटीक आंसर हमारा क्या होगा, आदर्श रूप से अगर बच्चों के साथ बर्ताव करके सामाजिक मूल्यों को क्या किया जा सकता है, बच्चों के अंदर विकसित किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, जो विद्यार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। विद्यार्थियों के बीच में जो अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकता है, विद्यार्थियों की सामाजिकरण प्रक्रिया, विद्यार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, या परिवार की आर्थिक स्थिति, या फिर बालक का लालन पालन। बताइए, जो विद्यार्थियों के बीच में जो अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकती है, विद्यार्थियों का सामाजिक प्रक्रिया, ए पार्ट, या बी, या सी, या डी। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो इसमें से विद्यार्थियों द्वारा अपनाई गई जो विचारणा नीति होती है, वह जो विद्यार्थियों को सीखने में क्या, सीखने की शैली में क्या कर सकती है, अंतर कर, सॉरी एक मिनट, ये तो इसका ये नहीं होगा, 6 है ना, नहीं 6 यही है। ठीक है, 6 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा सेकंड ही जाएगा। विद्यार्थी किस तरह से क्या कर रहा है, सीखने की प्रयोग, कुछ बच्चे कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखते हैं स्टडी में, कुछ बच्चे जब एग्जाम आता है तब पढ़ते हैं, तो उनको सीखने और इन सभी चीज़ों में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, तो जो कंटिन्यू लगा रहेगा तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जो एग्ज़ाम के टाइम पे लगेगा तो उसका परफॉर्मेंस तो बेकार ही होगा ना। चलिए आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आप 7th बताएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। जो आउट ऑफ द बॉक्स है चिंतन क्या कहलाता है, बताइए। जो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन होता है वही ओपन, जिसको बोलते हैं ओपन क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, ओपन क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन। ठीक, इस चिंतन में क्या होता है, अपसारी चिंतन में क्या होता है, आप हर तरह का क्या कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री है, फ्रीडम है। आपसे पूछ दिया गया ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आप ताजमहल के बारे में पूरा डिटेल से बता सकते हैं। ताजमहल को किसने बनाया, शाहजहां ने किसकी याद में बनाया, मुमताज महल की याद में बनवाया जो है। ठीक है, और ताजमहल कहाँ पे स्थित है, तो आगरा के उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसका जो है रंग क्यों फीका हो रहा है, तो जो अम्लीय वर्षा होती है H2SO4 या CnO3 के कारण जो इसका जो रंग जो हल्का पीला होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा डिटेल से बता सकते हैं। लेकिन अब सारी चिंतन में सिर्फ पूछा जाएगा ताजमहल का निर्माण किसने कराया, तो सिर्फ आपको बताना शाहजहां द्वारा। तो हमारा अब सारी चिंतन कहलाता है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। किसे कहते हैं, तो अब सारी चिंतन को हम आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। बताइए किस विकसित करने के लिए किया जा सकता है, तो बताइए। ए पार्ट क्या करा, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में क्या करना, प्रोन्नत करना, या फिर जो उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, या फिर जो है अगला ऑप्शन कह रहा है, क्या कह रहा है अगला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना, अलग अलग करना, एक पृथककरण की स्थिति करना, जो पृथक करना जो है ये तो हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक, और तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में क्या करना, परिवर्तन करना, यही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर आप 9th बताएंगे। बाल विकास में है, बाल विकास में
बाल विकास में क्या होता है, प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त में से सही बाल विकास में क्या होता है, इस चीज़ को आपको बताना है। तो 9th का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4 ये सभी होते हैं। किस में दिया जाए, विकास की प्रक्रिया पे भी बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पे भी, और हमारा गर्भावस्था। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, 4th राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए क्या कह रहा है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बताइए बाल विकास जो हमारा होता है इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, जो बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र वो क्या है, बताइए। 10th का क्वेश्चन नंबर 10th का राइट आंसर बताएंगे आप लोग, बताइए फटाफट। क्या कह रहा है, बाल विकास का जो अध्ययन का क्षेत्र होता है वो क्या है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बिल्कुल, क्यों नहीं, आप बाल विकास में जो है विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ते हैं कि नहीं, क्या कौन कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था, 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 फिर कौन सी, किशोरावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है, वृद्धावस्था, ये सभी आप अवस्थाओं की इसमें क्या करते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, बिल्कुल वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, बिल्कुल व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन भी पढ़ते हैं। इस तरह से उपरोक्त में से सभी के क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 11th बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11th क्या करा, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है। जो सामाजिक परिवर्तन होता है सबसे अधिक इसमें कार्यकारी परिवर्तन कौन सा है, धर्म है, शिक्षा है, सरकार है, या जाति है। बताइए, जो सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो हम परिवर्तन लाते हैं तो सबसे सर्वाधिक क्या होता है, धर्म होता है, या सरकार होती है, या शिक्षा होती है, या जाति। तो हम लोग किसके माध्यम से, तो हम लोग शिक्षा के माध्यम से। अगर आप शिक्षित हैं तो आप समाज में क्या ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। सर्वाधिक कार्यकारी हमारा क्या होगा, शिक्षा। एक एजुकेटेड व्यक्ति ही समाज में क्या परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, तो शिक्षा राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए 12th, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, जिसको बोलते हैं NIVH, स्थित है। बताइए, एक राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान है जो कहाँ, शिमला है, देहरादून है, दिल्ली है, या कोलकाता में एक संस्थान है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा कहाँ पे, देहरादून। देहरादून हमारा कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, क्या है, उत्तराखंड की कैपिटल है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रहेगा ना, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ जो संस्थान है वो हमारा कहाँ पे, देहरादून में। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि शिक्षा, जो हमारी शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं कौन कौन। तो शिक्षा की प्रक्रिया की जो शिक्षा होती है उसके अंग कौन कौन होते हैं, तो शिक्षक होता ही है। इसका अंग क्या है, शिक्षक। बिना शिक्षक के जो शिक्षा पॉसिबल नहीं है। बिना विद्यार्थी को, अगर विद्यार्थी नहीं रहेंगे तो शिक्षक रह के क्या करेंगे। ठीक है, और पाठ्यक्रम नहीं रहेगा तो पढ़ाएंगे क्या। तो इस तरह से ये सभी हमारे क्या हैं, ये तीनों हमारे इसके मुख्य अंग हैं। तो शिक्षा की प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं शिक्षक, विद्यार्थी और उसका पाठ्यक्रम। ठीक, तो राइट आंसर इसका हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट। इसको आसानी के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे आप लोग फटाफट। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, जितने आपके दोस्त मित्र यार हैं सबको शेयर किया करिए, और बताया भी करिए कि जो है नरेश GS क्लासेस से जो है 120, 125, 130 तक नंबर बच्चे लाए हैं सीटेट में जो है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जुड़िए और अच्छे नंबर लाइए, क्योंकि इसमें चेंजेज होना हमको लग रहा है कि चेंजेज होंगे। जो स्टेट में जो है इसके नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितना बेटर आप लोगों के 130 या 125, 120 नंबर रहेंगे उतना ही बेटर है। शायद एकेडमिक हट जाए जो है। ठीक है, तो या एकेडमिक नहीं हटेगा तो भी इसका जो कुछ परसेंट इसका क्या करेगा, जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फोकस करिए कि अच्छे नंबर आ जाएं, और बार बार आपको यही यूपी टेट ही थोड़ी देना है। ठीक है, यूपी टेट देखेगा, सिर्फ आप स्टेट की तैयारी करिए। ठीक है, बार बार यूपी टेट देना, एक बार दे लीजिए अच्छे से, फिर आराम से बैठिए जो है। ठीक, चलिए, गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। अभिक्षमता परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, या निदानात्मक परीक्षण, या उपलब्धि परीक्षण। तो बताइए किसके द्वारा किया जा सकता है। तो 14 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो 14 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, आकलन करना। जो निदानात्मक परीक्षण होता है इसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी चीज़ का क्या कर सकते हैं, आकलन करते हैं। ठीक है, आकलन करने के बाद मतलब निदान करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, निदान करते हैं, आकलन करते हैं। फिर जब आकलन कर लेते हैं तो इसका क्या करते हैं, उपचार करते हैं। उपचार करते हैं, जब हमें चीज़ का पता चल जाता है तो हमारा जब निदान, पहले निदान करते हैं फिर उसका क्या करते हैं, उपचार करते हैं। ठीक, उसके बारे में जानना, फिर उसका क्या करना, उपचार करना। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट हमारा राइट। चलिए 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि जो हमारा
सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। जो हमारे सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं, कौन बढ़ाते हैं बताइए। तो इसका 15 का राइट आंसर बताइए कौन सा हमारा हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, विशिष्ट क्षेत्रों के बीच ज्ञान के हस्तांतरण या फिर विशिष्ट विवरण का एकाग्रस्त केंद्रित करने या फिर अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने या तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने। सबसे सटीक आंसर हमारा क्या जाएगा, फोर्थ। ठीक है, किसी चीज़ का लॉजिकल वे में जो है, लॉजिकल वे में क्या करना, सूचनाओं को व्यवस्थित करके उसे योग्यता को बढ़ाने में क्या करना, उसका हेल्प करना हमारा सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 16 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि जो बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी या मुख्य, तो क्या होगा, मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक, इसमें ज़्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, जिसमें ज़्यादा डिटेल से बताने की जरूरत है उसको मैं जरूर बता रहा हूँ। ठीक है, सही मिलान कीजिए। जो मूर्त अवस्था में बच्चे करने योग्य हो, मूर्त अवस्था में बच्चा क्या करता है, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। मूर्त अवस्था कौन सी अवस्था होती है बताइए। जो मूर्त अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है बताइए। 7 से लेके जो 11 वर्ष की अवस्था होती है वो हमारी कौन सी होती है, मूर्त अवस्था होती है, जिसमें बच्चा क्या कर लेता है, वर्गीकरण कर लेता है। तो सही मिलान कौन सा, ये पूछा है। ठीक है, तो आप इसका 17 का सही मिलान क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इसमें क्या कर लेता है, वर्गीकरण कर लेता है इस अवस्था में। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक बच्चा जो होता है अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना, खेलना, यही सब करता है। बताइए फिर शैशव अवस्था, शैशव अवस्था तर्क तो करेगा नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तर्क शैशव अवस्था में बच्चा तर्क करने ही नहीं लगेगा। ठीक है, अपूर्व संक्रियात्मक अवस्था में निगमनात्मक विचार, ये भी गलत है। ठीक है, और ये भी गलत है। ठीक, इस तरह से हमारे क्या हो जाएंगे, तीनों गलत। ए पार्ट हमारा क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा में सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। एक बच्चा क्या मातृभाषा में सीख रहा है और दूसरा जो है वहीं जो है हमारी मान लीजिए इंग्लिश में सीख रहा है। इंग्लिश तो हमारी मातृभाषा नहीं है। ठीक, तो इंग्लिश में सीख रहा है, तो दोनों में त्रुटि किस प्रकार की हो सकती है, अधिकी या सामान्यीकरण या फिर जो है सरलीकरण या विकासात्मक या अत्यधिक संशुद्धता। तो इसका राइट आंसर आपका 18 का क्या जाएगा, विकासात्मक त्रुटि हो सकती है। किस तरह की विकासात्मक त्रुटि करेगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में तनाव को निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है, संज्ञान भावना या फिर तनाव विलोपन या निष्पत्ति चिंतन या डी पार्ट जो हमारा संज्ञान प्रतियोगात्मक। जो हमारा परीक्षा में तनाव होता है निष्पत्ति को किसको प्रभावित करता है बताइए आप लोग, बताइए तो ये किसको प्रभावित करता है, तो संज्ञान भावना को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक, तो ए पार्ट हमारा क्या होगा, राइट। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाली सामवेगिक तनाव क्या कहलाता है, द्वंद्व कहलाता है, कुंठा कहलाता है, चिंता कहलाता है या तनाव कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताइए, तो वह हमारा क्या कहलाता है, चिंता कहलाता है। यदि आप किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे जो उत्पन्न होने वाला जो संवेगिक तनाव होता है, मतलब किसी चीज़ की रुकावट आ जाए, कोई काम कर रहे हैं आप उसमें रुकावट आ जाए, तो एक उससे उत्पन्न होने वाला एक सामवेगिक तनाव होता है जिसे हम क्या कहते हैं, चिंता कहते हैं। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से विकास के से संबंधित है। बताइए किस विकास से संबंधित है कोहलबर्ग का। चलिए 21 का बताइए, सामाजिक विकास से, भाषा विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से। तो बताइए 21 का, तो 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड, नैतिक विकास से। इन्होंने क्या बताया था, प्री कन्वेंशनल, एक बताए थे प्री कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल, ठीक है, प्री कन्वेंशनल, एक क्या बताए थे, कन्वेंशनल। ठीक है, एक बताए थे कन्वेंशनल, एक बताए क्या थे, पोस्ट कन्वेंशनल। क्या बताए थे, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल, ये भी याद रखिएगा। ठीक, इतनी सारी चीज़ों के बारे में 3 अवस्थाओं को बताया था, फिर इनके क्या 2-2 भाग को, इसमें भी एक भाग और इसमें भी, इन सभी के एक एक भाग को और बताया था इन्होंने। टोटल 6 स्तर को बताया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 22 बताएंगे। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल रहे चारों ऑप्शन। ठीक, चलिए बताइए अब 26 का। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली भांति प्रकार से सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई, शिक्षक
को इससे क्या करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्ट से पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 22 का। तो क्या करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ठीक है, जो अगर कोई स्थिरता आ गई है तो उसको क्या स्वाभाविक स्थिति में मानना चाहिए। तो ये पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता तो उसे क्या करना चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे विद्यार्थियों के साथ कड़ाई तो कभी नहीं, नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक, कड़ाई से पेश ही नहीं आना है, गलत है। कक्षा में अन्य विद्यार्थियों को उसे न जानने योग्य दूरी बनाना ही नहीं, बच्चों के अंदर भेदभाव की भावना ही उत्पन्न नहीं करना, ठीक है। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, इससे भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 जो हमारा है वो क्या कहता है कि के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होती है, अधिनायकीय होती है, सुविधादाता होती है, सत्तावादी होती है। बिल्कुल गलत बात है, सत्तावादी कभी नहीं, वो सुविधादाता हो, एक तरह का सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। आपको एक रास्ता मार्गदर्शक के रूप में काम करता है एक अध्यापक, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी हम लोग इस क्लास को फिनिश करते हैं। अगली क्लास हमारी क्या होगी, एसएसटी की होगी, ठीक है। एसएसटी में आज हम लोग क्या देखेंगे, टॉपिक से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे माउंटेन हो गए, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ऊंची चोटियों के बारे में पूछे जाते हैं, जैसे हमारे दर्रा हो गए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अनुसंधान, चलिए बताइए, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम हैं, क्या एकमात्र निर्धारक साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। तो 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, पर महत्वपूर्ण प्रभाव क्या करती हैं, छोड़ती हैं। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 26। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा, बताइए क्या कहना सबसे उचित होगा। विकलांग बच्चे हैं तो क्या कहना क्या होगा, सबसे उचित होगा। तो पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करें, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, या फिर मोहन खेल के मैदान में जाने। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा, बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो सबसे राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 26 का, ठीक है। तो इसका राइट, जो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे हैं कक्षा में ही क्या वैकल्पिक गतिविधियों का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, सबसे राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 बताइए फटाफट बताइए आप लोग, कि अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा कारण अधिगम अक्षमता मतलब सीखने में उत्पन्न होती है, बताइए सेरेबल डिसफंक्शन, व्यवहारगत भिन्नता, या संवेगात्मक भिन्नता, या सांस्कृतिक कारक। तो 27 का राइट आंसर हमारा सांस्कृतिक कारक, ठीक है। नेक्स्ट बता दीजिए 28, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है, मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल, दौड़ना क्या सूक्ष्म तो है नहीं, चढ़ना भी है, क्या फुदकना, तो लिखना हमारा क्या होगा सबसे सूक्ष्म कौशल है, जिसमें कम हमारे का मांसपेशियों का वर्क करें जो है, तो हमारा क्या होता है सूक्ष्म, जिसमें ज़्यादा हमारी मांसपेशियां या हमारे शरीर में वर्क होता है, तो उसके हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट राइट होगा, 28 का ए पार्ट, ठीक है। चलिए 29 में 2 क्वेश्चन और हमारे बचे हैं, इन सभी के बारे में बता दीजिए। बताइए किशोर का अनुभव कर सकता है, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव के, आत्मसिद्धि के भाव के, जीवन के विषय की परितृप्ति के, या दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार के। तो 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 29 का राइट आंसर दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार के, ठीक है, दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार के। नेक्स्ट और लास्ट आज का क्वेश्चन क्या है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है क्या, जो शारीरिक रूप से होते हैं, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया। तो जो शारीरिक रूप से अक्षम है उनके बारे में बताना है, तो क्या होता है इसका बताइए, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं वो क्या होते हैं, डिसग्राफिया होते हैं, क्या होते हैं, डिसग्राफिया होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, डिसग्राफिया या डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन करने में, डिसलेक्सिया मतलब लेखन में, और डिसग्राफिया मतलब क्या करने में,
शारीरिक रूप से डिस्फेजिया आना चाहिए, ठीक है, डिस्ग्राफिया तो नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको बताइएगा जो कमेंट में, ठीक है, डिस्फेजिया होना चाहिए या फिर यार डिस्थीमिया, इसके बारे में आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए एक होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद बताएंगे, बताइए इसका क्या होगा आंसर। होमवर्क भी रहेगा, आप लोग बताएंगे, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग बताएंगे इसको होमवर्क में, ठीक। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। 9 बजे हमारी किस चीज़ की क्लास होती है आप लोगों को पता ही है, 9 बजे किसकी होती है, CDP की होती है, ठीक है, CDP की, ठीक। तो आप लोग जरूर जुड़ा करिए सुबह 9 बजे जो है, ठीक। फिर उसके बाद हमारी जो है 9 बजे तो CDP की हो गई, 12 बजे इस समय हमारी SST की स्टार्ट कर दी है, ठीक है। SST का टॉपिक वाइज आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, माउंटेन के बारे में, जो हमारी क्या है, पर्वत चोटियाँ जो हैं उनके बारे में, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इनके बारे में, प्लस हमारे जो दर्रे हैं इनके बारे में देखेंगे, जो सभी एग्जाम में एनालिसिस करके जो एग्जाम में पूछे गए हैं वहाँ से मैं क्वेश्चनों को उठाया हूँ, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से नहीं पूछे गए हैं। यह हमारे जो है EVS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और फिर जो है 4 बजे हमारी क्या होती है, हिंदी होती है, तो उसको भी देखने के लिए जुड़ जाया करिए। और 9 बजे हमारी आज किसकी होगी, EVS की होगी, ठीक है, EVS की। और कल हमारा क्या होगा, मैथ होगा, ठीक। तो EVS मैथ का रोटेशन चलता रहेगा, ठीक। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।